आज इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज़ में हम लोग इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। मेरा नाम आलोक रंजन है। सी प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब सबसे पहले आप हैश इंक्लूड लिखते हैं, तो आपको हमेशा जो हेडर फाइल्स को इंक्लूजन वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर ही लिखना है। फिर आपको मेन डिक्लेरेशन करना है, मेथड का डिक्लेरेशन करना है, या फिर इसी के ऊपर आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है। तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना है आपको, एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करना है आपको, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था बेल लैबोरेटरी में, और इसे डेवलप किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर को लिखने के लिए, क्योंकि इसके पास लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी है। क्योंकि इसमें अगर आपको याद होगा तो आप एम्परसेंड का इस्तेमाल करके किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर का इसमें फंक्शन जिससे आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो लेवल मेमोरी एक्सेस है। उसका सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स है, इसमें काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, PHP वो इस पर बेस्ड है। एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम देखा जाए सी प्रोग्राम तो क्या होता है, सबसे पहले होता है हेडर फाइल्स, जो यहाँ पे stdio.h है, उसको इंक्लूड करते हैं। फिर मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, जहाँ से फंक्शन का शुरुआत होता है रनिंग का। उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिक्लेरेट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक वेरिएबल है, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल उसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि सबसे पहले हेडर फाइल होता है इंक्लूड करने के लिए, फिर मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन, फिर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फिर वो प्रोग्राम क्या करेगा वो लिखा जाता है यहाँ पे। जैसे ये इस इंटीजर को प्रिंट करेगा, उसके बाद हम उसे रिटर्न कराते हैं। अब हेडर फाइल इंक्लूजन क्या है, तो जो भी .h से फाइल अंत करता है ना, उसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। और हेडर फाइल्स में होता क्या है, इसमें फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और कुछ मैक्रो डेफिनेशंस होते हैं। जैसे कि अगर stdio.h जो हमने अभी पीछे देखा, वो क्या करता है, वो कोड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस है। मान लो कि कुछ कीबोर्ड से हमें इनपुट करना है, कीबोर्ड पे हमें कुछ बटन्स प्रेस करने हैं जिससे हमें फीड करना है कंप्यूटर को, तो उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन का जरूरत पड़ेगा जो stdio.h के अंदर मिलेगा हमें। और हमें कुछ डिस्प्ले पे दिखाना है, तो ये आउटपुट फंक्शन है। कीबोर्ड से लेना है, इनपुट फंक्शन है, डिस्प्ले पे दिखाना है, आउटपुट फंक्शन है। तो सब किसके अंदर आएगा, ये सब आएगा stdio.h के अंदर। वैसे string.h है हमारे पास, इसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड सारा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस है। बहुत सारा स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जैसे ये मेरा नाम है आलोक, तो ये 4 कैरेक्टर से बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। अगर हम स्टार, हैश, प्लस, माइनस ये भी लिखे तो ये भी एक स्ट्रिंग ही बनता है। मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। math.h के अंदर सारा मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। अब आगे देखते हैं किसी भी हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करना है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वह हैश इंक्लूड स्मॉल ब्रैकेट फाइल नेम लिखना है और .h एक्सटेंशन के साथ उसे क्लोज कर देना है। ये तरीका है फाइल को इंक्लूड करने का। अब है मेन मेथड डिक्लेरेशन। जब एक बार हमने हेडर फाइल्स को डिक्लेरेट कर दिया तो हम मेन मेथड को डिक्लेरेट करते हैं। उसके लिए क्या लिखते हैं, इंट मेन। यहाँ पे void मेन भी लिख सकते हैं, आगे समझेंगे क्या है। और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। कोई भी फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा और कर्ली ब्रैकेट से खत्म होगा, और इसके अंदर जो भी पार्ट होगा उसको बोलेंगे फंक्शन बॉडी। ये फंक्शन का नाम होता है और ये क्या करेगा वो फंक्शन बॉडी के अंदर लिखा जाता है। अब उसके बाद जब एक बार मेन के अंदर हम घुसेंगे तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेरेट करेंगे, जहाँ a एक वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेट करते हैं तो होता क्या है, a नाम का एक वेरिएबल बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जाता है इन टाइप का a, इसका नाम रख दिया जाता है। और जब भी हम इस a को कोई वैल्यू देंगे ना, जैसे a को वैल्यू अगर हमने 5 दिया तो वहाँ पे ये 5 लिख देगा। ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब। अगर हमने 6 लिखा तो फिर यहाँ पे 6 कर देगा 5 को हटा करके। तो यही होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी लैंग्वेज में बिना डिक्लेयर किए हुए हम किसी वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नो वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेयर्ड। उसी तरह से जब भी हमें डिक्लेयर कब करना है, यूज करने से पहले। मान लिया कि हमने यहाँ पे y = 15 लिखा और हमने इसके पहले डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइलर एरर देगा हमें। हमेशा यूज़ करने से पहले, मतलब हमें डिक्लेयर कहाँ करना पड़ेगा, इंट y यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा हमें पहले, और उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हमने यूज़ किया बाद में यहाँ पे इंट y लिख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमेशा पहली बार जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले डिक्लेयर करते हैं। हालांकि जो कन्वेंशन है वो ये है कि जो फर्स्ट लाइन होता है ना, उसमें बोलते हैं डिक्लेरेशन लाइन। फर्स्ट 2 लाइन्स में सारे वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद हम उसे कहीं भी इस्तेमाल करते हैं।
इससे फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से उसको बाद में चेंज वेंज कर सकते हैं। तो अगर हम वेरिएबल को फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स में, तो बाद में अगर आके हमें कुछ चेंजेस करना होगा तो हम इसी 2 लाइन में चेंजेस करके हमारा काम निकल जाएगा। एल्स हमें वेरिएबल को ढूंढना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम ऊपर उसकी वैल्यू को चेंज कर लें इजीली। उसके बाद आता है फंक्शन की बॉडी। कोई भी फंक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? मैनिपुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन मतलब ऐड सब्सट्रैक्ट, सर्चिंग करेगा, कोई एलिमेंट को सर्च करना है, शॉर्टिंग करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या किसी पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए शॉर्टिंग होता है। या किसी फंक्शन को प्रिंट करेगा, मतलब कुछ वेरिएबल से उसे प्रिंट करेगा, कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर को ये प्रिंट कर रहा है, तो फंक्शन कर क्या रहा है? एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया पहले हमने, और फंक्शन उसे प्रिंट कर रहा है, डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा है कि हाँ, अगर हमने यहाँ पे ए का वैल्यू 5 रख दिया तो डिस्प्ले के ऊपर क्या दिखाएगा? हमारा डिस्प्ले मान लेते हैं, तो यहाँ पे वो 5 दिखा देगा। दैट्स इट। अब रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ लिखा रहता है उसका क्या मतलब है? ये रिटर्न टाइप के पर डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे कौन सा रिटर्न टाइप है? फंक्शन के जस्ट पहले जो लिखा रहता है वो होता है रिटर्न टाइप, और यहाँ है क्या? इंट, यानी ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। अच्छा, रिटर्न टाइप का महत्व क्या है? महत्व ये है कि अगर रिटर्न टाइप ने कोई वैल्यू रिटर्न किया, मान लीजिए 0 रिटर्न कर दिया, तो हमारा फंक्शन रन कर रहा है, ये श्योर हो जाता है। दूसरा, मान लिया हमें कुछ वैल्यू बाद में, ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए बाद में इस्तेमाल करना है। मान लो कोई प्रोग्राम रन होता है और रन होकर यहाँ पे अंत में 5 कैलकुलेट करके लाता है कोई फंक्शन, और ये 5 मुझे यूज करना है आके, तो इस 5 को हम रिटर्न के स्टेटमेंट के थ्रू वापस रिटर्न करा देंगे दूसरे फंक्शन के अंदर, फंक्शन कॉलिंग का मेथड से। उसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। अब पहले प्रोग्राम को लिखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले #include stdio.h लिखते हैं, जैसा मैंने बताया, फिर मेन का डिक्लेरेशन, फिर प्रोग्राम क्या करेगा, और फिर रिटर्न। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब प्री प्रोसेसर के पास जाता है तो ये है प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट, वो इस लाइन को डिलीट कर देता है और इस फाइल का जो भी कंटेंट है इस फाइल में लिखा हुआ उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता है, बस। उसके बाद कंपाइलेशन के लिए जाता है, मेन के अंदर आता है। मेन में वॉइड है, यानी कोई पैरामीटर नहीं जाता है इसके अंदर। हम चाहें तो यहाँ पे कोई पैरामीटर इंट ए या बी ऐसे कुछ करके हम पैरामीटर्स दे सकते हैं, पर यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, तो लिखेंगे वॉइड। चाहे तो हमें वॉइड को छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर हमारा प्रिंटफ। अब प्रिंटफ क्या करेगा? क्या हमने कुछ बताया है? नहीं। तो ये कहाँ पे सेव है? ये सेव है stdio.h के अंदर कि ये प्रिंटफ क्या करेगा, और यहाँ से ये प्रिंट कर देगा। अब ये जो सेमी कॉलन है इसे बोलते हैं टर्मिनेशन। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने का तरीका है ये। यहाँ पे ये लाइन खत्म होती है तो यह है ये टर्मिनेशन स्टेटमेंट, सेमी कॉलन। रिटर्न 0 क्या है? ये रिटर्न करे प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली रन हो गया और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, और इस तरह से जो सिस्टम है उसे पता चलेगा कि प्रोग्राम पूरा रन हो गया। अब आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप कोड ब्लॉक को डाउनलोड कर ले जो मुझे पसंद है, या फिर आप C++ इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी कंपाइलर इंस्टॉल करने का मन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप ide1.com पे जा करके या फिर codepad.org के वेबसाइट पे जा करके आराम से कोड्स को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके।